हेलो स्टूडेंट्स, आज वर्क और एनर्जी को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे वर्क की बात सबसे पहले करेंगे। वर्क को समझने से पहले आपको एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि पहले आपको चैप्टर पढ़ाया गया है 9th क्लास में, मोशन, और दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों चैप्टर्स खूब कायदे से क्लियर होने चाहिए। और जब ये चैप्टर खूब अच्छे से आपके तैयार रहेंगे तभी वर्क और ये एनर्जी समझ में आएगी। अब मान लीजिए अगर हम बात करें कि जनरली आप लोगों की बात ले लें, स्टूडेंट्स की बात ले लें, तो जब एग्जाम टाइम आता है, एग्जाम टाइम, तो आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, लगातार बैठ के 6-6 घंटे बैठे ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। कहा जाए कि उस समय आपने बहुत काम किया, बहुत वर्क किया, लेकिन वहीं अगर फिजिक्स के लैंग्वेज की बात की जाए तो आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम किया ही नहीं। तो फिजिकल लेबर जो होता है, फिजिकल लेबर दो तरह का होता है, फिजिकल लेबर और दूसरा होता है मेंटल लेबर। फिजिकल लेबर एंड मेंटल। तो ये जो मेंटल लेबर है, कहते हैं देयर इज नो वर्क डन इन फिजिक्स। फिजिक्स में कोई काम नहीं, यानी रेगुलर लाइफ में अगर हम कहें, रेगुलर लाइफ में तो आप खूब बैठ के पढ़ रहे हैं, मतलब लॉट ऑफ वर्क करना, बहुत ज्यादा वर्क करना। लेकिन वही अगर कोई फिजिसिस्ट मिले तो वो कहेगा देयर इज नो वर्क। आप पूरी तरह से नखादा, आपने कोई काम नहीं किया। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और इसी कंफ्यूजन को हम समझेंगे कि फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जो वर्क है ये तब होगा जब आप कहीं फोर्स लगाएं। फोर्स लगाने का क्या मतलब, आपने पीछे पड़ा, किसी को पुश करें आगे की तरफ या पुल करें अपने तरफ, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करें। किसी को आगे की तरफ पुश करें या फिर पीछे की तरफ अपने तरफ पुल करें, तो आप क्या करना है, एक सर्टेन डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करना है। तो अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, आप इधर से धक्का दे रहे हैं, मान लिया यहाँ एक कोई बॉक्स है, उसको आप इधर से धक्का दे रहे हैं, ये डायरेक्शन फोर्स का है, ये फोर्स लगा रहे हैं और ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी यहाँ की तरफ आप इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आपने वर्क किया। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, अगर बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ रही है, डिस्प्लेस हो रही है, अपने प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप वर्क कर रहे हैं। तो फिजिक्स में वर्क जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको हम वर्क कहते हैं। अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रही है, मीन्स वर्क डन। इसका मतलब हुआ वर्क आप कर रहे हैं, वर्क इज डन। और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मान लीजिए इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, दिन भर धक्का दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं इसका, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पूरे दिन बैठ के हम धक्का दे रहे हैं उस डायरेक्शन में, इस दीवार में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, मतलब हम पूरी तरह से थक गए लेकिन हमने कोई काम नहीं किया। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F into S, where F is force and S is displacement। तो इस तरह से हमने देखा
मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, उस पे आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा, फोर्स इज इक्वल टू 10, और ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाती है इसी डायरेक्शन, और ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर का। तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मीन्स फोर्स हुआ 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर इज इक्वल टू 100। अब 100 क्या, मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा, इसको न्यूटन मीटर भी लिखता है, लेकिन न्यूटन मीटर एक्चुअली किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट होता है, तो इसके एसआई यूनिट को हम जूल कहते हैं। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, वो एसआई यूनिट हो गया जूल, एसआई यूनिट हो गया जूल। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कोई बॉडी है, उस पे एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, ये 10 न्यूटन का और ये 5 न्यूटन का। एक का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, दूसरे का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। बॉडी किधर मूव करेगी आपके समझ से? हाँ सही सोच रहे हैं। जिधर से फोर्स अधिक होगा, ये फोर्स इधर से इधर की तरफ धक्का देगी, ये फोर्स इधर से इधर की तरफ धक्का देगी, इधर का फोर्स अधिक होगा उधर की तरफ ये मूव करेगी, मतलब ये बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी। और मान लिया कि ये 2 मीटर मूव कर रहा है, 2 मीटर। तो नेट फोर्स, अब इसका वर्क हमको कैलकुलेट करना है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होगा। नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करना होगा एफ, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब 10 न्यूटन लग रहा है उस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन उसको अपोज कर रहा है, 5 न्यूटन, मींस टोटल कितना हो गया, 5 न्यूटन का फोर्स लग गया इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो हो गया क्या, 5 न्यूटन इनटू 2 मीटर, मींस 10 जूल का वर्क, 10 जूल का वर्क हुआ इस कंडीशन में। तो अब पहला फोर्स जो था उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, दूसरे को निगेटिव मानेंगे, इसलिए एक डायरेक्शन को अगर लेफ्ट टू राइट को हम पॉजिटिव मानते हैं तो राइट टू लेफ्ट को नेगेटिव। ये तो हो गया फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा हो तब हम वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लिया फोर्स एंगुलर लग रहा हो, अगर फोर्स एंगुलर लग रहा हो तब क्या करें, इफ फोर्स इज एंगुलर देन व्हाट टू बी डन। तो उस कंडीशन में मान लिया कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, और इस पे हम इसको पकड़ के रस्सी बांध के इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, और ये डिस्प्लेस करके इधर चल रही है, यहाँ पहुँच ये बॉडी यहाँ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, फोर्स है ये ऐसे लग रहा है एंगुलर, फोर्स का डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच थीटा एंगल है, यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के में थीटा एंगल है। उस कंडीशन में क्या करें, मान लिया यहाँ से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया तो ये 90 डिग्री होगा, और तब हम इसको ए बी सी एक ट्राइंगल ले सकता हूँ। अब इस ट्राइंगल में हमको क्या करना है, इस फोर्स को मल्टीप्लाई करना है इस डिस्प्लेसमेंट से। मतलब अगर ये हमारा लॉन्गिट्यूड हो गया तो ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस। इस कंडीशन में अब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उस पे वेक्टर का साइन है। तो अब आप आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे कि जब दो वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो वहां cos थीटा इन्वॉल्व होता है, fs cos थीटा। cos थीटा क्यों इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसको हम बेस मानते हैं और जिधर फोर्स लग रहा है वो हाइपोटेनस है, तो बेस इज टू हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है वो हमको cos देता है। तो जब ये cos देता है इसलिए यहाँ हम cos थीटा का यूज करते हैं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है, इसलिए वर्क जो होता है वो स्केलर होता है। मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता वर्क में,
हाँ, फोर्स का भी डायरेक्शन फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन फिक्स है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर आता है। एफ एस कॉस थीटा जब आप निकालेंगे तो वो हमेशा स्केलर आएगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर्स भी हमारा डायरेक्शनल है, डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शनल हैं, तो फिर वर्क हमारा डायरेक्शनल क्यों नहीं होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। दो का डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर क्वांटिटी का, वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए वर्क जो मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो इस कंडीशन में हम एफ एस कॉस थीटा का यूज करते हैं, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस इन दोनों में रिलेशन यहाँ है। ये डिस्प्लेसमेंट है और हाइपोटेनस जो है वो फोर्स का डायरेक्शन है, तो हम कॉस थीटा को रखते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा से हम क्या करते हैं, वर्क को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। अब यहाँ कॉस थीटा के अलग अलग एंगल के अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे कॉस ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का 1/2 होता है, 90 डिग्री का 0 होता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वर्क कब होगा? मैक्सिमम वर्क कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तब cos थीटा का वैल्यू 1 आएगा, और जब cos थीटा का वैल्यू 1 आएगा मतलब इन सबसे 1 बड़ा है, तो मैक्सिमम वर्क होगा। यानी ठीक उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो मैक्सिमम वर्क होगा, और वही नो वर्क जब थीटा 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो नो वर्क होगा, कोई वर्क नहीं होगा। 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, देन एफ एस कॉस थीटा करोगे तो टोटल वैल्यू आपकी 0 रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ये कोई बॉडी है, इधर की तरफ इसको डिस्प्लेसमेंट करना है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, 90 डिग्री पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो। ऐसे मान लो कोई टॉय आ रही है, वो आगे की तरफ जा रही है, ऊपर से आप दबा दो तो क्या होगा? डिस्प्लेस कर पाएगी? नहीं डिस्प्लेस कर पाएगी, उसका डिस्प्लेसमेंट रुक जाएगा। ड्यू टू दैट द वर्क विल बी 0। आप यहाँ से ऊपर की तरफ इसमें लगा दो तो ये क्या होगा? ये अपने सरफेस को छोड़ के ऊपर उठ जाएगी। अगर ऊपर उठ गई तो फिर वो आगे की तरफ मूव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इसलिए कहते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो कोई वर्क नहीं होता है, देयर इज नो वर्क व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मतलब अगर परपेंडिकुलर ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो कोई वर्क नहीं होगा। एंड निगेटिव वर्क निगेटिव भी होता है। निगेटिव वर्क अगर थीटा 180 डिग्री हो, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, इसकी 180 डिग्री में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये पूरा 180 डिग्री, तो क्या होगा? इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसको अपोज करने वाला इधर फोर्स लग रहा है, तो उस समय माइनस फोर्स होता है। मींस क्या होगा? वर्क जो है निगेटिव हो जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होता है तब वर्क जो है वो निगेटिव हो जाता है। तो मैक्सिमम वर्क होगा 0 डिग्री पे, और कोई वर्क नहीं होगा 90 डिग्री पे। निगेटिव वर्क होगा 180 डिग्री पे। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, इन तीनों को याद रखना पड़ा है, इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में होता है। तो अब एक एग्जांपल समझते हैं कि cos थीटा के अकॉर्डिंग हम कैसे जो है वर्क को कैलकुलेट करते हैं। देख लेते हैं। मान लिया कोई बॉडी है, वो इधर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेस करके यहाँ आ जाती है, ये 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस पर फोर्स जो लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है, और इस डायरेक्शन में, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 60 डिग्री का एंगल है। तब वर्क को अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? F इंटू एस, एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा जब रखेंगे, एफ है 5 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू
cos 60 डिग्री, मीन्स 5 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 मीन्स कितना हो गया 25 जूल का वर्क। ये जूल जो है वो SI यूनिट है वर्क का, तो 1 जूल जो होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और कोई बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो रही है फोर्स के डायरेक्शन में, तो वर्क जो होगा वो 1 जूल होगा। ये क्लियर? तो आज हमने वर्क को पढ़ा, अब अगले वीडियो में हम एनर्जी को समझेंगे।